आगे हमारी तहरीक आगे चलेगी। वज़ीर आज़म जो है मेरिट पे लगाएं। मेरे उस्ताद ने मेरे मदद की, ये फाइट जो थे वो बहुत टफ थे। दुनिया गिर रही है और हम भी अगर गिर रहे हैं ना तो ये सबसे बड़ी नाकामी है। ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं। अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो आवाम ना आ जाए। मियां साहब की वापसी होती हुई नजर आ रही है आपको? आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और कराची वाले भी थोड़े से एंजॉय के मूड में आ गए क्योंकि सुबह सुबह फुनकी शुरू हो गई। तला फाइनली विंटर्स आर हियर। यकीनन मौसम की तब्दीली के साथ इंसान का मिजाज भी तब्दील हो जाता है और यकीनन उम्मीद करता हूँ कि इस बदलते मौसम के साथ हमारा मिजाज बेहतर हो, ज़्यादा सब्र आए, मैं ज़्यादा शुक्र आए में। कोट ऑफ द डे से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और कोट ऑफ द डे मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ आज है, अंग्रेजी में कैसे कहते हैं ना कि a person is known by the company he keeps। और हमें अंग्रेजी के मुहावरे ज़्यादा याद होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कम, तो यहाँ मैं इनको जोड़ना चाहूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। आका दो जहाँ रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खुशबू की दुकान में जाओगे तो कपड़ों में खुशबू आएगी, लोहार की दुकान में जाओगे तो कपड़ों में सुराख आ जाएगा, और अगर अल्लाह वालों के पास जाओगे तो दिल में आपको अल्लाह मिल जाएगा। तो यकीनन हमें सोचना चाहिए कि वे डू वी स्पेंड आवर टाइम, हम किसके साथ वक्त गुजारते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम सोच समझ के वो लोग चुने जिनके साथ हम अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, इसलिए सोच समझ के उन लोगों का चुनाव किया करें जिनको आप दोस्त कहते हैं। बहुत खूब तला, बहुत खूबसूरत बात कही आपने और उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को ये बात समझ आएगी और वो अपनी ज़िंदगी में इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। ना आर ना पार, हुकूमत कशमकश से दो चार, मुल्क की मईशत का बीड़ा उठाने वाले इसहाक डार कंफ्यूजन का शिकार, पेट्रोल की कीमत कम ना कर सके 15 रोज के लिए बरकरार, वीडियो रिकॉर्ड करवा के शाही फरमान जारी कर दिया। कौमी सलामती की अहम तैनाती पर मफरूज से मुशावरत, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करार। इमरान खान ने नवंबर में अहम तैनाती के बाद अपनी नाअहली की साजिश होने का दावा कर दिया। कहा, सामने वजीर आजम शहबाज शरीफ जरूर हैं मगर फैसले दियारे गैर में नवाज शरीफ कर रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल से हजारों मरीज रोल गए, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर, तड़पते मरीजों की आहें कोई ना सुन रहा, कोई एक मसीहा ऐसा नहीं कि दर्द का इलाज करे। और किक बॉक्सिंग के खेल में पाकिस्तानी फाइटर्स ने धूम मचा दी। नसीबुल्लाह और सैयद फिरोज ने आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम फखर से बुलंद कर दिया। इंटरनेशनल टॉलरेंस डे है, आलमी यौम बर्दाश्त है आज वर्दा, लेकिन मेरी नजर में पाकिस्तानियों की बर्दाश्त बड़ी स्पीड से कम हो रही है। स्पीड से कम हो रही है तला, मुझे लगता है हमारे पास टॉलरेंस है ही नहीं। Okay। पाकिस्तानियों में टॉलरेंस लिटरली नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ लोग इम्पेशेंट बहुत ज्यादा हैं। अगर कोई बात हो जाए तो इग्नोर करना जानते नहीं है, इग्नोरेंस भी खत्म हो गई है हमारे अंदर से। कंप्लीटली हमें बर्दाश्त अपनी बढ़ानी चाहिए और बर्दाश्त तभी बढ़ती है जब आपके अंदर सब्र आता है, तो इसलिए सब्र जरूर पैदा करें। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इमरान खान की लॉन्ग मार्च जारी है और खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है इस वक्त कि जिस तरीके से एक मफरूर मुल्ज़िम से मुशावरत वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं, ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर बरमला वो आवाज़ उठा रहे हैं बबांग दोहल, और खुर्रम मलिक तकरीबन 2 हफ्तों से अब ज़्यादा वक्त हो चुका है, रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से इमरान खान की डिटेल्स के बारे में। क्या हो रहा है पार्क में इसका खुर्रम मलिक मौजूद है, उनसे जानते हैं उनके पास क्या अपडेट है। ये काफ़ी सुनने में आ रहा है कि ज़मान पार्क में इमरान खान का घर है, वहाँ पे काफ़ी अहम मुलाकातें चल रही हैं, मुशावरत भी हो रही है, तो क्या अपडेट्स है खुर्रम मलिक, बताइएगा हमें। हाँ जी बिल्कुल वर्दा, मैं इस वक्त ज़मान पाक इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि खान साहब से मुलाकातों के लिए अहम रहनुमा जो है वो यहाँ पर पहुँचे। कुछ कराची के कायदीन भी आए जिन्होंने इयादत की और इमरान खान से अहम मुलाकातें की और सियासी सूरत हाल पर भी
तबादला ख्याल किया गया। और कराची की सियासी सूरत हाल पर भी ज़राए ने यह दावा किया है कि तबादला ख्याल किया गया है। और दूसरी जानिब क्योंकि कल गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के साहबजादे जो है बरतानिया के लिए यहाँ से रवाना हुए थे, उसके बाद इमरान खान क्योंकि पहले अपने बच्चों के साथ जो है मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से मुलाकातें जो हैं महदूद कर दी थी। लेकिन कल इमरान खान ने दोबारा जो है रहनुमाओं को हदायत जारी की कि जो मुलाकात के लिए आना चाहता है वो यहाँ पर आए और मैं उसके लिए हाजिर हूँ मुलाकातों के लिए। और ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि आज भी उमर सरफराज, सीमा मियाँ, असलम इकबाल और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और अहम हदायत जो है लॉन्ग मार्च के हवाले से जो जारी की जाएगी। क्योंकि लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। एक काफ़िला असद उमर की क़यादत में आज सरगोदा में पड़ाव करेगा, जबकि दूसरा काफ़िला जो है वो जेलम में जो है आज क़याम करेगा और जिसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी जो है वो कर रहे हैं। और आज इस्तकबाल जो है फवाद चौधरी जेलम में जो है वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका, हमें लगातार मुस्तकिल 2 हफ्ते से अपडेट कर रहे हैं, हमें कंटिन्यू रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस फजमान पार्क में क्या चल रहा है क्या नहीं। फिलहाल रुख करते हैं, हमारे सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि अब वो उनका क्या कहना है इस बारे में। जी अली मोहम्मद खान साहब बताइएगा कि अभी फ़िलहाल आपका क्या कहना है इस बारे में। एक तो कल सबसे पहले तोशा खाना की जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते हैं कि खान साहब की पॉपुलैरिटी के ऊपर एक डेंट लगाया जाए, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ती है और ये चीज़ ट्रेंड भी कर रही है कि वी ट्रस्ट इमरान खान हैशटैग टॉप ट्रेंड्स में है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। हक और सच को छुपाया नहीं जा सकता और ये हमने देखा। और जिस तरीके से इनके तमाम हरबे इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके रजीम चेंज फैसिलिटेटर्स के जिस तरह नाकाम हो रहे हैं। आप तो कल की बात कर रही हैं, मैं परसों की बात से स्टार्ट करता हूं कि जो फाइनेंशियल टाइम्स को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया और उसमें इमरान खान साहब ने एक बड़े लीडर होने का सबूत दिया कि बावजूद इसके कि हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ रजीम चेंज हुई और एक बैनुल-अक़वामी मुदाखलत के बाद एक पूरी बड़ी गेम चली और हमारी हुकूमत को फारिग किया गया, लेकिन अगर हमारी हुकूमत इंशाल्लाह आती है अवाम की ताकत से तो उन्होंने ये इंदिया दिया कि मैं चाहूँगा कि तमाम ममालिक के साथ साथ अमेरिका के साथ भी ताल्लुक़ को बढ़ाया जाए और दोस्ती का ताल्लुक़ हो, बाहमी ताल्लुक़ जो है वो एक बाहमी ताउन पे हो, हाकिम और महकूम का ना हो। उसको फिर बड़ा एक ड्रामा बनाया गया कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि इट्स ओवर और फलाना। कहाँ इमरान खान साहब ने कहा कि हम साजिश के और बैनुल-अक़वामी मुदाखलत के और मरासले के बयानिए से पीछे हटें। हम तो आज भी अपने मुल्क में इस बात पे कायम हैं कि उस मरासले की तहकीकात होनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। तो एक तो वो जो काउंटर नैरेटिव लाने की कोशिश की गई वो 24 नहीं बल्कि 16-18 घंटे के अंदर उनका पिट गया और हमारा बयान अपनी जगह पे आज भी मौजूद है। कल आपने देखा जिस तरह से दुनिया निकली। उसके बाद कल जो ये तोशाखाना वाला ड्रामा, और उनको मैंने कल इस पे बात भी की कि अगर उनको दुनिया में ये शख्स मिला जो इंटरनेशनल फ्रॉडिया है और जिसके बारे में अरशद शरीफ साहब ने शहीद होने से पहले अपनी सेकंड लास्ट ट्वीट में आखिरी ट्वीटों में उसका जिक्र भी किया कि इस आदमी को भी यूज किया जा सकता है, तो वो उसकी जो है कोई 2-3-4 घंटे के अंदर ये वाला इनका हरबा भी पिट गया। और एक रिटायर्ड चिश्ती साहब को जो लेके आए, जो बहुत ही पुराने एक सीजन्ड और रिटायर्ड मुलाजिम हैं फौज के, रिटायर्ड जनरल चिश्ती साहब, उनका भी बुरी तरह पिट गया कि वो आए। पता नहीं ये सारे हरबे क्यों आजमाए जा रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता क्यों नहीं अपनाया जा रहा, और वो ही है कि फ्रेश इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाया जा रहा, क्यों इस कौम को मजीद मुश्किलात दर मुश्किलात का शिकार किया जा रहा है कि एक तरफ इतनी अहम अपॉइंटमेंट है उसको भी एक बड़ा एक कहानी बना दी गई है। इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मुझे मेरा कोई फेवरेट नहीं है, तो जिसको भी आर्मी चीफ लगाना है तो आप लगा दें। उस पे जनाब इम्पोर्टेड वजीर आजम साहब लंदन जाके वहाँ जो है मुशावरत उस शख्सियत से कर रहे हैं जो मुल्क से इस वक्त फरार हैं, जो कि मुजरिम है, जो कि अदालतों को मतलूब है। खान साहब, व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है? यकीनन खान साहब के ऊपर बहुत कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है, तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट खान साहब? देखें, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ना जो है उनकी इज्जत को वो खराब कर सके। और ये आज से नहीं, ये जब से इमरान खान साहब सियासत में हैं, सन 95-96 से ये गेम उनके खिलाफ की जा रही है। उनकी फैमिली को तो तोड़ा, उनकी
फर्स्ट वाइफ को पाकिस्तान में रहने नहीं दिया और उनके बच्चों को उनसे जुदा कर दिया गया और उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। इमरान खान साहब ने मुल्क नहीं छोड़ा, वो यहीं डटे रहे और उनके लिए तो कोई नई कहानी नहीं है कि उनकी ज़ात को टारगेट किया जाए। तो एक तो यह है कि ना उनकी जान वो ले सके, अल्लाह ने बचाया, ना उनके बयानिए को नुकसान पहुंचा सके। आपने कहा आगे क्या होने जा रहा है, मेरे ख्याल में आगे हमारी तहरीक आगे चलेगी और ये अपना सियासी दबाव जो है वो बढ़ाएगी और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इसके रिजल्ट में आपको एक फ्रेश इलेक्शन की नवीद मिलेगी। और ये भी मेरी दुआ है कि ये जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये भी जल्द इसका कजिया पाक हो और एक जो है मेरिट पे एक अपॉइंटमेंट हो जिस तरह इमरान साहब तब्दीली कब आएगी? तब्दीली का इंतजार है हर पाकिस्तानी को और बड़े दिल से इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान बदले और सही राह पर आए। देखें, हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ हम सिस्टमैटिक नहीं करते, हर चीज़ को हम कंट्रोवर्सी बना देते हैं, हर चीज़ पे हम ले दे करते हैं, हर चीज़ को हम एक यूट्यूब का हर चीज़ का एक महवर बना देते हैं और उसकी जिम्मेदार हमारा निज़ाम है कि हमने अपने निज़ाम को हम उसको एक सिस्टम नहीं दे सके अपने मुल्क को। हर चीज़ में हमने आपस में लड़ना होता है, अपने आप को जब सरे बाजार अपने कपड़ों की नीलामी करते हैं उसके बाद हम एक काम करते हैं। ये पाकिस्तान आज तो नहीं बना, ये तो सन 47 से बना है, 75 साल इस मुल्क को हो गए। हमारी मिलिट्री जो है वो उससे भी पुरानी है क्योंकि जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था तो वो सेटअप हम लेके चले, तो वो एक एस्टैब्लिश सिस्टम वहां भी मौजूद है। तो 75 साल बाद हम इन चीजों में पड़े हुए, कौन होगा, फलाना होगा, जितने भी हैं सारे केपेबल हैं, उनमें जो मोस्ट सूटेबल होगा, केपेबल होगा, उसको लगा दिया जाएगा। और उस पर जब मुल्क के सबसे बड़े लीडर इमरान खान साहब ने ये बात कह दी कि मेरा उसमें कोई फेवरेट नहीं है और वज़ीर आज़म जो है मेरिट पे लगाएं, अब उसके बाद फिर जो है उस पर चहमगोइयाँ, फिर उस पर ड्रामे, फिर उस पर बातें और ज्यादातर ये चीजें हुकूमत की तरफ से आ रही हैं, हुकूमत की तरफ से इस चीज को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। खान साहब ये पूछना चाहूंगी कि अभी हुकूमत से मईशत बिल्कुल नहीं संभल रही है। सागदार साहब को लेके आए थे, कहा था कि डार से डॉलर डर जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा, मईशत में बेहतरी आएगी। मईशत में अभी तक कोई बेहतरी नहीं आई, अवाम अभी तक महंगाई की चक्की में पिस रही है। आप लोगों के पास कोई स्ट्रैटेजी है कि अगर आपकी हुकूमत आती है तो आप लोग किस तरह बेहतरी ला सकते हैं? देखिए, इसाक डार साहब इमरजेंसी में उनको लाया गया, एक ऐसे शख्स को जो कि मतलूब था अदालतों को और मुझसे फरार बैठा था पिछले 3.5 पौने 4 साल से। वो बगैर किसी प्रोग्राम के आए और उनके अपने ही टीम के जो हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, वो उनके खिलाफ नबर्द आजमा हो गए। हम क्या प्लान लेके आएंगे, सिर्फ ये आप देख लें कि जब हमें एक बैन अल-अक़वामी मुदाखलत और साजिश के जरिए जब उतारा गया, जब इस मुल्क पे शब खून मारा गया, उस वक्त आपका GDP कहाँ था और आज आपका GDP कहाँ है? उस वक्त आप 6 को टच कर रहे थे, जो मेरी कम अज कम मेरी जिंदगी में मैंने बड़ा कम देखा है। शायद मुशर्रफ के साहब के दौर में कुछ अरसा थोड़ा ऊपर गया था, अदरवाइज तो यही 3, 3.5, 4 के बीच में और 2.5 पौने 3 ही रहा। 6 को हमने टच किया सिर्फ 3.5 साल के अरसे में। और मत भूलें, इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि हम सदी के सबसे बड़े इम्तिहान से भी गुजर रहे थे जो कोरोना है। जब दुनिया की सारी मईशतें ठप होके रह गई और सारे ममालिक के मईशत जो है वो मंफी में चली गई, उनकी शरह नमूद, हम आखिर में जब उतर रहे थे तो 6 को टच कर रहे थे। इंशाल्लाह उसको दोबारा उसको रिवाइव करेंगे, लेकिन यह है कि इस बार अवाम को हमें 2/3 मैंडेट देनी पड़ेगी ताकि इमरान खान साहब फिर जो है ये टर्न कोर्ट से ब्लैकमेल ना हो और उनकी ताकत जो है वो तवाना हो ताकि इस मुल्क के लिए मजबूत फैसले कर सकें। अली मोहम्मद साहब, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जब शाम में दोस्तों के साथ बैठते हैं, चाय के होटल पे बैठते हैं, कचहरी करते हैं, गप लगाते हैं, तो उनको बड़ी उम्मीद है इस अहम तैनाती से। वो ये समझते हैं कि इस अहम तैनाती के बाद मुल्क की हालात बदलेंगे। क्या आपको भी उम्मीद है सर? देखें, उम्मीद इसकी है कि एक अच्छा अफसर आए और वो हमारी एक बहुत ही डिसिप्लिन आर्मी को और भी अच्छा करे और आगे लेके जाए। हाँ, उसको सियासत से वो दूर करे और जितना हालिया अरसे में बहुत ज्यादा ले दे हुई है उन चीजों से उनको दूर होना चाहिए। बाकी उम्मीद मुझे अल्लाह से है और अल्लाह के बाद पाकिस्तानी अवाम से है। किसी अफसर ने आके या किसी ओहदेदार ने आके मुल्क को ठीक नहीं करना, ये आपने मैंने करना है। जब नई हुकूमत आती है हम सब ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो पहचाननी है। एक अवाम की ताकत से आई हुई हुकूमत अल्लाह के फजल से वही इस मुल्क को ठीक कर सकती है। बाकी ये ओहदेदार पिछले 70-75 साल से आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे नहीं होगा। कौम को खड़ा होना होगा, हम सबको, आपको, मुझे खड़ा होना होगा। और जब हमारी या जिसकी भी हुकूमत आती है उसको अपनी जिम्मेदारी पहचाननी होगी। अपनी जिम्मेदारी आपने शिफ्ट नहीं करनी। सिविल हुकूमत के सर पे बहुत बड़ा बोझ होता है। आप सिर्फ मिलिट्री वाले एस्पेक्ट से हमें निकलना होगा, अवाम को रिलीफ देना है।
मईशत को बेहतर करना है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, उनको अच्छी एजुकेशन चाहिए, उनको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, उनको डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस चाहिए, उनको आवाम की ग्रूमिंग कौन करेगा? क्या आप समझते हैं खान साहब की तकरीरों से आवाम की ग्रूमिंग कंप्लीट है? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि हम 100% कंप्लीट है, मैं इस पे मैं कोई आपको मुबालगा राय नहीं कर सकता। सिर्फ ये कहूँगा कि बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो इमरान खान साहब की बिल्कुल वो उस पर उन्होंने अपनी सोच विचार कर ली है। बाकी जब आप हुकूमत में आते हैं, किसको कौन सा ओहदा देना है, किसको कौन सी वजारत देनी है, किसको किस तरह से लेके चल रहे हैं, वो फिर आप ऑन द स्पॉट फैसले करते हैं। लेकिन बड़े फैसले, मईशत को कैसे लेके जाना है, फॉरेन पॉलिसी पे क्या करना है, हमने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एजुकेशन हेल्थ पे क्या करना है, मेरे ख्याल में हमने इंशाल्लाह उस पर अपना होमवर्क पहले भी किया था, अब भी है, उसको बेहतर से बेहतर लेके जाएंगे। बड़े फैसले खान साहब के जहन में हैं, छोटी चीजें व्हेन यू कम टू द पावर वो फिर आप उस वक्त डिसाइड करते हैं। खान साहब, मैं यहाँ पूछना चाहूंगी आपसे कि खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था, आज तक उस पर वो FIR नहीं कर सके, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मर्जी के मुताबिक कटवाना चाहते थे। जिन जिन नामों का जिक्र खान साहब ने किया था वो FIR में अभी तक नहीं डल सके। मुखालफिन का कहना है कि जी इसका सवाल हमसे ना करें, इसका सवाल आप चौधरी परवेज इलाही से कीजिए, क्योंकि पंजाब पुलिस अंडर आती है CM के। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि अभी तक ये एक इतना अहम मामला है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला किया गया और अभी तक उनकी अपनी हुकूमत होने के बावजूद पंजाब में अभी तक उनकी मर्जी के मुताबिक FIR ना कर सकी। आपको भी इसके सवाल का जवाब पता है, मुझे भी पता है, सबको, पूरी कौम को पता है कि इस मुल्क में जो है आपका निज़ाम मजबूत नहीं है, पुलिसिंग का निज़ाम मजबूत नहीं है। पुलिसिंग जो है वो इधर उधर हर तरफ देखती है, वो उधर नहीं देखती जहां उसको देखना है, और वो है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव। और जिस दिन हमने ये कर दिया, सबकी इसमें खैर है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट की भी खैर है, इसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी और इसमें सिविलियन गवर्नमेंट और अवाम की सबकी खैर है। ये मुल्क अपनी अपनी जगह पे चला जाएगा। मैं बस ये इस पे कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी ये जो जुल्म हुआ है, जल्द या बदेर इसका इंसाफ तो होगा। और ये वाकया ऐसा वाकया नहीं है, इंशाल्लाह ये वाकया ऐसा वाकया नहीं है कि इसको आप दबा सकें। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा पे अगर आप इस्लामाबाद से लेके अनकरा तक और अनकरा से लेके आप पूरी दुनिया में आप नज़र दौड़ाएं, मलेशिया से लेके आप सऊदी अरेबिया और अफ्रीकन कंट्रीज में जहां मुसलमानों की ममालिक हैं, आपको 2-3 लीडरान ही नजर आएंगे जो उस पाए के हैं कि वो कहीं ना कहीं उम्मत को किसी न किसी लेवल पे लेके चल सकें। या वो तुर्की में अर्दगान साहब हैं, महातीर साहब काफ़ी अब बुजुर्ग हो गए हैं, या इस तरफ इमरान खान साहब हैं, या मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं। ये 3-4 बंदे हैं, उनमें से आपके पास एक है जो सबसे शायद टावरिंग हो। उसके साथ हमने क्या किया है? उसके साथ हमने ये किया है कि उसकी फैमिली तोड़वा के, उसकी हुकूमत पे मुदाखलत करवा के, उसको गोलियां मरवा के, उसको घर में हमने जो है वो अल्लाह ना करे उसको एक तरह से जख्मी करके हमने वो फेंक के रख दिया। ये हमने किया है अपने मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर के साथ। आप मुझे बताएं, क्या ये कौम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, क्या उम्मत मुस्लिमा ये अफोर्ड कर सकती है? बिल्कुल लीडर आसानी से आता है? क्या लीडर आसानी से पैदा होता है? बिल्कुल नहीं होता। और पाकिस्तान में लीडर्स का बहुत बड़ा फुकदान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू, तो आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, आप अपना कीमती वक्त हमें दिया, और यकीनन जो आपकी बातें थी पाकिस्तानियों के दिल को लगी होंगी, उनके दिल में बैठी होंगी। लेकिन मिनहसल कौम हमें बदलना होगा ताकि हमारा मुल्क बदले। हमें अपनी ग्रूमिंग करनी होगी, सोचना होगा कि आखिर कब तक ये 2 नंबर रास्ते पे चलते रहेंगे, 2 नंबरी में 1 नंबरी करेंगे। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, हम अपने मुल्क को बदलने का सोच नहीं सकते। खैर, इसी के साथ एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग दुनिया बोल। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हीरो पाकिस्तानी से। 20 साल सैयद मोहम्मद फिरोजजादा और 18 साल नसीबुल्लाह ने किर्गिस्तान में होने वाले एक किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया है। ताला यस, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फिरोजजादा भी, नसीबुल्लाह भी, और उनके कोच समी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू दुनिया बोल है। पहले हम गोल्ड मेडलिस्ट फिरोजजादा साहब से बात करना चाहेंगे। फिरोज, बताइए ये सफर कैसा था, किसने आपका साथ दिया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना कैसा लगा, पाकिस्तान का परचम लहराना कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फिरोजजादा है। मेरे साथ जो दिया है पाकिस्तान किक बॉक्सिंग फेडरेशन ने दिया है, समीउल्लाह काकड़ साहब और समीउल्लाह साहब और मेरे फैमिली फिरोजजादा। हम लोग जो इंटरनेशनल टूर किर्गिस्तान ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट गए थे,
वाको किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप थे। इसमें पाकिस्तान टीम वाको में पहले बार इंटर किया है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम की दुआ है, हम लोग ने 2 गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान के लिए लाए। और मैंने 3 फाइट किया है, तीनों फाइट बहुत टफ थे। और जो मेरा फाइनल वाला हरीफ थे वो वर्ल्ड गेम्स पर, वाको वर्ल्ड गेम्स पर गोल्ड थे, पर कौम का दुआ था तो हम लोग ने गोल्ड मेडल हासिल किया। बेशक। चलें जी आगे बढ़ते, मैं कोच से बात करना चाहूँगी। इनके साथ कोच बैठे हुए हैं जो बिल्कुल मेन ट्रेनर हैं इनके, उन्होंने इतनी मेहनत की है समी साहब ने दोनों के ऊपर, जब जाके ये गोल्ड मेडल हमारे पास आया है। ऑफ कोर्स जो प्लेयर्स हैं उनकी कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो समी साहब आप बताइए क्या कहेंगे आप इस बारे में, कैसा आपको फील हुआ जब ये गोल्ड मेडल पाकिस्तान लेके आए और इनको ट्रेनिंग करवाते हुए आपने किन मुश्किलात का सामना किया? क्योंकि और फिर फंडिंग्स होती हैं, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है, उस पर पैसा खर्च होता है, तो ये सारी आपको कहाँ से स्पॉन्सर्स मिले या आपको गवर्नमेंट ने हेल्प की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बोल्ड टीवी की तमाम टीम का मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ कि जब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई एक्टिविटी करके पाकिस्तान पहुँचता हूँ तो आप लोग की मोहब्बत है कि आप हमें सपोर्ट करते हो। आप जानते हो कि पाकिस्तान की ये 2015 से इस चीज़ को हमने इंट्रोड्यूस करा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम है किक बॉक्सिंग में। और हमारी कोशिश थी कि हम इस चैम्पियनशिप में हम ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको पता है कि किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान इस साइड पे किक बॉक्सिंग की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ख़ास तौर पर यह वर्ल्ड लेवल की क्लास के फाइटर पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो कि पाकिस्तान में स्पॉन्सर के हवाले से सबसे बड़ा टेंशन हमें स्पॉन्सर के हवाले से है। उसके बाद फिर हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान से है जहाँ पर मौसम का भी बहुत बड़ा अमल दखल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों ने सबसे पहले यहाँ पर लड़कों ने जो है मैंने इसको ट्रेन करने के लिए मुख्तलिफ क्लबों को हमने ज्वाइन किया था। और यहाँ पर जो मेरे साथ थे मेरे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान की बॉक्सिंग फेडरेशन सैयद अब्दुल नगा, उसके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन टीम वर्क के नतीजे में और कौम की दुआओं के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब हो चुके हैं। इसके अलावा जब आपने कहा कि गवर्नमेंट ने ना हमें किसी इदारे ने हमें सपोर्ट किया है और न किसी पाकिस्तान के किसी भी चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे कोई और इदारा हो जो स्पॉन्सर करने वाले हैं, हमारे साथ किसी ने कोई ताउन ही नहीं किया है। हाँ, अपनी मदद आप कहते हैं तो मैं और जो मेरे साथ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान की बॉक्सिंग फेडरेशन है सैयद अब्दुल नगा, हमने पर्सनली अपने जेब से इन खिलाड़ियों को सपोर्ट किया। और इसमें सबसे जिसमें मसले मेरे साथ ये थे, क्योंकि हमेशा मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल एज ए सदर पाकिस्तान की बॉक्सिंग फेडरेशन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, तो इस मरतबा मेरे पास स्पॉन्सर इतनी कम थी कि मेरे पास कोच भी नहीं था और मैनेजर भी नहीं था। तो ये तीनों ड्यूटीज़ जो थे मैंने अदा करनी होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप तमाम पाकिस्तानियों की जो है मोहब्बत है और इनकी दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है हम कामयाब हुए हैं। मगर इससे पहले जो थी यहाँ पर जो हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स थे मीर इमरान गिचकी साहब, तो उसकी ताउन हमेशा हमारे साथ थी। तो अभी जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो है वो तब्दील हो चुके हैं। तो हमें बहुत से मसाइल है। मैं हमेशा आपकी तवसत से मैं पूरी दुनिया पाकिस्तान में जितने भी हैं मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुदारा जो आपके ओरिजिनल गेम्स होते हैं जो आपको दुनिया के अंदर आपको पहचान दिला दें। यकीनन समी साहब, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 400-500 करोड़ क्रिकेट ले जाता है, किसी और खेल को 1 रुपया नहीं मिलता। खुदारा दूसरे खेलों पर एथलीट्स पर रहम खाएं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स हों, सारी एसोसिएशन से मैं अपील करता हूँ कि एथलीट्स को सपोर्ट करें, खिलाड़ियों के साथ खड़े हों। ये खिलाड़ी ही हमारे कौम का मुस्तकबिल है और इंटरनेशनल इमेज जो पाकिस्तान का क्रिएट इन स्पोर्ट्स इवेंट से होता है वो कहीं और हो नहीं सकता है। नसीमुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। नसीमुल्लाह, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा, क्या देखा? मेरा सिलेक्शन किर्गिस्तान ओपन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में हुआ, जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। और ये सब जो क्रेडिट जाता है मैं अपने उस्ताद को दे रहा हूँ, जिसकी मेहनत और कोशिशों की वजह से आज मैं जिस मकाम पर हूँ, ये सब क्रेडिट मैं अपने उस्ताद समीउल्लाह काकड़ साहब को दे रहा हूँ। और मैं पाकिस्तान किक बॉक्सिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अब्दुल नगा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे साथ अपने उस्ताद ने बहुत मेहनत किया और मेरे स्पॉन्सर में ख़ासकर मेरे उस्ताद ने मेरे मदद की है। और आज जो मुकाम मैंने पाया है मैंने अपने उस्ताद की बनिस्बत ये मुकाम पाया है। मैं बहुत मशकूर हूँ अपने उस्ताद का, अपने फैमिली का भी मैं बहुत मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हूँ FSC का। तो हमारे साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो स्पॉन्सर का होता है। और स्पॉन्सर के अगर हमें स्पॉन्सर मिल जाए तो आगे हम भी पाकिस्तान का नाम ऐसा ही रोशन करेंगे जी, इंशाल्लाह, आमीन। नसीबुल्लाह, ये बताइएगा कि क्या डिफरेंस महसूस हुआ एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खेल के और यहाँ पे जो आप लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, जब आप वहाँ गए? जैसे अक्सर हमें लगता है कि जी जब हम बाहर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं, बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है प्लेटफॉर्म का, चीज़ों का। तो आपको कितना फ़र्क महसूस हुआ?
जी, फ़र्क तो ये हमें महसूस हुआ कि वहाँ पर फाइट जो थे वो बहुत टफ थे, क्योंकि इसमें बहुत से वो वर्ल्ड चैम्पियन जो थे उसमें शिरकत की थी। जो हमारी फ़ाइट हुई थी जो वर्ल्ड चैम्पियन के साथ हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाबी हासिल फरमा दी। जो है ना हमारे उस्ताद की मदद से हुआ है, जो सब कुछ है उसने हमारे साथ जो मेहनत की है, हमारे साथ जो उसने ताउन किया था, उसी की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आप सब पाकिस्तानियों की दुआ की बदौलत जो मुकाम आज हमें हासिल हुआ है, मैं सब पाकिस्तानियों का दिल गुजार हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ और पाकिस्तानी भी आपके शुक्रगुजार हैं। फिरोज़ादा, नसीबुल्लाह, कोच समी, थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया में लहराया। और मैं हमेशा दुनिया में आजकल फाइटिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है। UFC, MMA का आने के बाद, मशहूर होने के बाद, खबीब जैसे मुसलमान फाइटर जब दुनिया में मकबूल हुए, तो फाइटिंग का रुझान चाहे वो किक बॉक्सिंग हो, बॉक्सिंग हो, MMA हो, जूजिट्सू हो, कुकुशन हो, हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्टाइल में पाकिस्तान में बेतहाशा फाइटर्स मौजूद हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाते हैं। इसीलिए मैं अपील करता हूँ इनके लिए हमेशा कि खुदारा इनको सपोर्ट करें। कॉर्पोरेट्स अपने CSR से फंड निकालें, इन बच्चों को दें, इन खिलाड़ियों को दें, इन एथलीट्स को दें जो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। सिर्फ क्रिकेट से प्यार ना करें, हर खेल से प्यार करें। 400-500 करोड़ क्रिकेट को देने से बेहतर है कि थोड़ा डिवाइड कर दें, सबको अपना अपना शेयर दें, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो ये नहीं करना है। हम इदारों को, हम पाकिस्तानियों को, हम कॉर्पोरेट्स को मिलकर ही इनका साथ देना। लेकिन तरह आई एम ग्लैड, आपने देखा होगा कि लास्ट वीक हमारे पास एक गेस्ट आए थे जिनको स्पॉन्सर किया गया था हमारे शो पे। हम हमेशा कहते हैं, तो आई रियली फील प्राउड कि हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए कोई ये अपील सुन लेता है और इस तरह के एथलीट्स के लिए स्पॉन्सर करता है ताकि वो आगे जाके अपना नाम मजीद रोशन कर सकें, मुल्क का नाम भी रोशन कर सकें। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ डिफेंस एक्सपो आइडियाज़ 2022 के। उसका आगाज़ कराची एक्सपो सेंटर में आज हो चुका है और आज दिफाई एक्सपो का दूसरा दिन है। वहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरह की प्रमोशन की जा रही है, क्या ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे काशान वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि फिलहाल वहाँ की क्या अपडेट है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे। जी काशान, बताइएगा, अपडेट कीजिएगा, कितनी गन्स और क्या क्या देखा है आपने वहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए आलमी बैनुल अक़वामी दिफाई एग्जीबिशन का आगाज़ कर दिया गया है। आज बैनुल अक़वामी दिफाई आइडियाज़ नुमाइश का दूसरा रोज़ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में। गैर मुल्की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है और दूसरी जानिब मैं आपको साथ साथ ये बता चलूँ, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। फ़ौज पाकिस्तान के दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान रेंजर्स के, इसके अलावा दिगर इदारों के, सिक्योरिटी इदारों के हसास दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। एक्सपो सेंटर की जानिब आने वाले तमाम रास्तों को SSU की जानिब से सील कर दिया गया है। और मैं साथ साथ आपको ये भी बता चलूँ, जो मेहमान खुसूसी हैं उनकी आमद का इंतज़ार किया जा रहा है। अब से कुछ देर में बाकायदा जो है तकरीब का आगाज़ किया जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान बैंड के जो दस्ते हैं वो भी पहुँचा दिए गए हैं। मेहमान खुसूसी जो हैं और इसके अलावा जो मेहमान ख़ास हैं इस तकरीब के, उनकी आमद का सिलसिला जारी है। गेट पर जो है सिक्योरिटी के हसास इंतजाम किए गए हैं और आने जाने वाले शख्स को चेकिंग करने के बाद यहाँ पर अंदर छोड़ा जा रहा है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता चलूँ, साल 2000 में इसका पहला इनेकाद कराची में किया गया था और आज 11वीं आइडियाज़ जो है उसका इनेकाद कराची में किया गया है। मुल्की गैर मुल्की दिफाई सनत जो हैं उन्होंने इसमें दिलचस्पी ली है और तमाम गैर मुल्की जो ममालिक हैं उन्होंने इसमें शिरकत करी है। और साथ साथ मैं आपको यही बता चलूँ, अब से कुछ देर में तकरीब का जो है बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। शिरकत जी करी, आशान हमें बता रहे थे करी, तो वैसे मैं सिर्फ खाता हूँ रोटी के साथ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने शिरकत करी है। खैर आगे बढ़ते हैं। वर्दा, आपने सुना है ना वो डायलॉग, मैं ते होंडा ही लेसा? हाँ, बहुत फेमस डायलॉग है। शायद इस डायलॉग की वजह से होंडा बहुत कामयाब हुआ पाकिस्तान में, वरना इस वक्त जो होंडा ने नई गाड़ी लॉन्च की उसको देखने के बाद मैंने कहा मैं ते होंडा नहीं लेसा। अच्छा, क्यों? बिल्कुल नहीं लेसा, क्योंकि यकीनन कुछ धोखा हुआ है पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के साथ। जो सोचा था वो ना आया। रिव्यू मैंने तैयार किया है नई होंडा की जो SUV आई है HRV पर, देखते हैं वो रिव्यू। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में रोज रोज नई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं और आज मैं आपके लिए गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ। उसका नाम है होंडा HRV। नई लॉन्च हुई है, लोग बड़े खुश हैं, मैं भी बड़ा खुश था कि नई गाड़ी आ रही है, अच्छी गाड़ी आ रही है। लेकिन आया क्या है, कैसी गाड़ी है, ये आज का रिव्यू आपके लिए बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि अगर आपने इस रिव्यू को गौर से नहीं देखा तो आप इस गाड़ी की हकीकत से महरूम रह जाएंगे। आइए मेरे साथ। बहुत खूबसूरत हेडलाइट्स हैं, बहुत खूबसूरत ग्रिल है। पहली बार मैं देख रहा हूँ ग्रिल को बॉडी से मैच किया गया है। एक काली पट्टी भी है जो नीचे चल रही है, सामने कैमरा भी आपको नजर आ रहा है। गाड़ी को बाहर से देख के ये वाज़ेह हो जाता है
गाड़ी वीजल आ गई है। वीजल पाकिस्तान में बड़ी मशहूर थी, हर कोई इस गाड़ी को देख के समझ रहा था कि वीजल आ रही है, लेकिन आया क्या? आगे चलिए मेरे साथ, पहले बाहर से देख लेते हैं गाड़ी को। 17 इंच के रिम है, काले रिम लगा दिए, इससे वाज़ेह हो गया कि ऑफकोर्स ब्लैक रिम्स आर इन, जनरल के टायर हैं और काले रिम आजकल लोगों को बड़े पसंद आ रहे हैं, लेकिन काले रिम के साथ ये ब्लैक लाइन चल रही है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इट वाज समथिंग डिफरेंट, थोड़ा स्पोर्टी टच भी दे रही है गाड़ी को। और ऑफकोर्स ये हैंडल देखे ये मालूम पड़ गया होगा कि गाड़ी डीजल ही, मैं भी यही समझ रहा हूँ अरे डीजल ही है, लेकिन हम भी डीजल यूज़ करते रहे हैं पाकिस्तान में बहुत वक्त से, बड़ी मशहूर गाड़ी है, जापान से इंपोर्ट करके, लेकिन अब ये गाड़ी यहाँ आ गई है। अंदर से बैठूंगा थोड़ी देर बाद, टेल लाइट पे आई है। टेल लाइट का जिक्र करें, ई-ट्रॉन के आने के बाद पाकिस्तान में एक कनेक्टेड टेल लाइट का एक बुखार सा आ गया है, जिसको देखें जी टेल लाइट जोड़ देता है। यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि होंडा ने भी जोड़ दिया, एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन दिस बिफोर इन द न्यू वीजल एज वेल। नई वीजल आपको मालूम होना चाहिए मार्केट में तकरीबन 1 करोड़ रुपए की है, जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। उसकी बेसिक रीज़न ऑफ कोर्स वीजल की पाकिस्तान में कामयाबी की वजह वॉज बीइंग हाइब्रिड, फ्यूल एफिशिएंट। क्या ये गाड़ी हाइब्रिड है? इंजन खोल के फिर आपको बताऊंगा। अच्छा, इस गाड़ी में 2 किस्म के ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं कि ट्विन टोन डैशबोर्ड दिया है इन्होंने, जिसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, और एक है जिसमें फुल ब्लैक टोन दिया हुआ है। साथ साथ एक्सटीरियर के अंदर भी 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन एक्सटीरियर का ये है जिसके अंदर आप देख रहे हैं पूरी सिल्वर गाड़ी है, छत भी सिल्वर है, बॉडी भी सिल्वर है। इसमें आप देख सकते हैं कि छत ब्लैक है, बॉडी मैरून है, ये इसके ब्लैक बॉर्डर जो नीचे चल रहा है इससे मैच करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट, यू वोंट गेट द सेम सर्विस इन द सेम प्राइस। एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, कोई 40-50 हज़ार के करीब बता रहे हैं लोग, आप देंगे, आप ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो इंटीरियर में भी ट्विन टोन है, एक्सटीरियर में भी आप अपनी छत ब्लैक करवा सकते हो फ्रॉम द कंपनी, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ स्टिकर, बॉडी पेंट नहीं है ये, इसको बॉडी पेंट ना समझिएगा। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अच्छा, गाड़ी में मैं अंदर आ चुका हूँ, पहले मैं गाड़ी की सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करूँ। हाँ, नीचे हो गई है, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूँ, यस आ गया हूँ मैं पूरा, नॉट बैड। अच्छा, गाड़ी के अंदर बैठ के मुझे एक तो बड़ा उदासी इस बात की हुई पहले कि आज तक इसमें सुइयों वाले मीटर दिए हुए हैं। अब दुनिया बहुत आगे चली गई है, क्लस्टर TFT डिस्प्लेज आ गए हैं जिसके अंदर सारा डिजिटल मीटर होता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये पुरानी चीज़ हो गई है, इसको नया होना चाहिए था। अगर आप ये देखें तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पंखे का रेगुलेटर होता है, मुझे कुछ वो याद आ रहा है। वैसे तो दुनिया टच पे चली गई है, आवाज़ के ऊपर भी सारी चीज़ें गाड़ी करती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ये मुझे काफ़ी रेगुलेटर वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे आप देखते हैं सारे बटन खाली हैं। ये गाड़ी जब डीजल होती थी तो यहाँ सारे ऑप्शंस होते थे, एडैस होता था, दूसरे कंट्रोल्स होते थे, इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय स्टेबिलिटी के। साथ साथ अगर आप स्टीयरिंग की तरफ आएँ तो आप देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पे तो सारे बटन्स दे दिए वॉल्यूम के, गाने फॉरवर्ड रिवाइंड, म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो क्रूज कंट्रोल के बटन्स होने चाहिए थे वो लापता नजर आ रहे हैं। इससे भी वाज़ेह हो रहा है कि बहुत सारे फंक्शंस काट दिए गए हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, इस वक्त ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। अब कुछ नजर डाल लेते हैं फिलहाल मईशत की कशमकश पे, जो इस वक्त मईशत का बुरा हाल चल रहा है। हमारा सेगमेंट उतार चढ़ाव, जिसमें बात करते हैं इकोनॉमी की, बिजनेस की, और हमारे इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इकोनॉमिक स्पोक्स पर्सन भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच मुजम्मिल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरा सवाल आपसे सर बड़ा इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि इसहाक डार साहब ने एक रिकॉर्डेड बयान में गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया। कराची से 2 घंटे दूर हब के ऊपर हमें 70 रुपये लीटर मिल जाता है, स्मगल्ड पेट्रोल होता है, लेकिन कराची में जो है हमें वही बड़ा महंगा तेल खरीदना पड़ता है। मुझे लगता है कि मुल्क के मुआशी मसाइल हुक्मरान वज़ीर ख़जाना हल नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ सियासी टारगेट्स हैं जो अचीव किए जा रहे हैं, मईशत की किसी को परवाह नहीं है। मुजम्मिल साहब, ये बात ये कि वो आए थे एक तरीके से सेवियर के तौर पे PDM के मसीहा बनकर आए थे, और उनके जहन में ये था कि मैं जो हूँ 1990 की तरह जो है 19-20 करूँगा चीज़ें, और चीज़ें कुछ और दिखेंगी, और उसके बाद जो है हम इलेक्शंस में चले जाएंगे। तो वो बेसिकली बुरी तरह नाकाम हो गए। उनको जो है मूडीज ने भी जो है चेहरा दिखाया, फिर उन्होंने कहा मैं IMF से 25 साल से डील कर रहा हूँ, पता नहीं यार मुझे तो समझ नहीं आता कि झूठ भी बोले तो कुछ इंसान को
लगता है अगले 25 साल भी डील करते रहेंगे सर। नहीं, 25 साल कहाँ से यार, 1998 में आए थे, बम धमाकों के बाद कुछ 6 महीने के लिए वजीर खजाना बने थे, फिर 2013 से 2017 यानी कि वो 4-4.5 साल के टोटल जो है वजीर खजाना रहे। कहते हैं मैं 25 साल से IMF से डील कर रहा हूँ, बाकी पता नहीं 21 साल किधर से डील किया, पाकिस्तान से तो नहीं किया इन्होंने। फिर वो IMF ने भी बता दिया कि हाँ आप 25 साल से कर रहे हैं, IMF उनसे मिलने ही नहीं आ रहा। लेकिन वजह क्या है मुजम्मिल साहब कि शुरू से ये हुकूमत जब से आई तब से बातें कर रही है आवाम को रिलीफ देने की, लेकिन मईशत में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। क्या इनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, स्ट्रेटजी नहीं थी, खाली हवा में बातें कर रहे थे? देखिए, सबसे पहले प्लानिंग से पहले हमेशा जो है ना आपको किसी चीज की समझ होनी चाहिए। अगर आपको कोई मैं मशीन पकड़ा दूं और आपको कह दूं कि आप इसको चला लें, ऐसे तो नहीं चल जाएगी ना। पहले उस मशीन को समझेंगे आप कैसे चलानी है, क्या करना है। इनको तो वो जो है जबरदस्ती ला के बिठा दिया, फिर ला के बिठा दिया तो ये समझे कि जी हम तो बहुत डेढ़ होशियार हैं, हम तजर्बेकार हैं। वो सारा तजर्बा सामने आ गया। हर चीज का एक नाजुक मरला होता है, उसको किस तरह डील करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, सॉरी टू इंटरप्ट। अगला साल इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं वो कह रहे हैं अगला साल बहुत मुश्किल होने जा रहा है, एक डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी जिसके इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। हम इसकी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं मुजम्मिल साहब। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान हमेशा वर्ल्ड इकोनॉमी से उल्टा चलता है। अगर हम अगले साल पूरी दुनिया गिर रही है और हम भी अगर गिर रहे हैं ना, तो ये सबसे बड़ी नाकामी होगी और ये पहली दफा ऐसा होगा। आपको याद होगा कोविड में पूरी दुनिया की शिप डूब रही थी और हम उसमें उभर गए थे, ठीक है ना। इसी तरीके से ग्लोबल रिसेशन, क्योंकि उसमें ऑयल की कीमतें टूटती हैं, कमोडिटीज की टूटती हैं, ये हम सारी चीजें दरामद करते हैं। ये जब नीचे आती हैं तो हमें फायदा हो जाता है क्योंकि हमारी इम्पोर्ट बिल नहीं होते। अगर हमने अपॉर्चुनिटी में कहूंगा ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। अगर उसमें भी हमने मार खा ली तो फिर सर्वाइवल नहीं होगा। एक छोटी सी बात कर लूं, आप फिर इंटरप्ट कर देंगे मुझे लगता है। पाकिस्तान का जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, यानी कि जो इंटरनेशनल आपको जो लेंडर्स वो पैसे देते हैं, वो 75% पे चला गया और ये 2 दिन पहले 64% था और जब PTI की हुकूमत थी ये 5%। सर जितना ऊपर जाएगा उतना हम डिफॉल्ट के करीब जाएंगे। मतलब ये तो अनअनाउंस ये डिफॉल्ट, अगर CDS अगर किसी कंट्री के जो है बॉन्ड पे जो है 75% तक चले जाए तो ये तो मतलब डिफॉल्ट से बहुत आगे। CDS का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कहते हैं ना सर, इसका मतलब ये है कि आप डिफॉल्ट करीब जा रहे हैं। मतलब ये डिफॉल्ट स्वैप ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज खरीदी है, जैसे गाड़ी आप खरीदते हैं तो आप उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2% पे या 2.5% या 3% पे इंश्योरेंस कर देती है। अगर कल को खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी चोरी हो तो वो 3% के एवज आपको 100% इंश्योरेंस कंपनी वापस कर देती है। या एक्सीडेंट हो तो पूरी गाड़ी जो है आपको बनवा के दे देती है, सिर्फ 3% लेती है। इसी तरह ये जो डिफॉल्ट स्वैप होता है, ये अगर कल को वो मुल्क डूब गया या वो बॉन्ड डूब गया तो उसको कितना आपको आज इंश्योरेंस करानी है, वो 5% थी आज से 6 महीने पहले, अब उसको 75%, यानी आप 100 रुपए का खरीद के 75 रुपए की इंश्योरेंस खरीदेंगे तब आपको 100 वापस करेगा। अल्लाह रहम करे। मुजम्मिल साहब कोई दुआ करना चाहेंगे पाकिस्तान की मईशत के लिए, कोई इशारा दे दें हमारे वजीर खजाना को कि इस राह पे जाए। हमारे वजीर खजाना सिर्फ तवज्जो दें इस चीज में, वो आज अखबारात भरी नहीं है कि वो CCLP के भी मेंबर बन रहे हैं, वो जो कोई नया आर्मी एक्ट कुछ में रिवीजन है, तो वो हर काम में टांग अड़ाने की जैसे उनकी पुरानी आदत थी। पहले भी पता नहीं कोई 78 कमेटियां थी उनके पास जब फाइनेंस मिनिस्टर साल 2000 में लिखकर भी तो दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग किया, एफिडेविट अदालत में लिखकर दिया था सर, फिर भी वो तो जाती मामला है, मैं तो पॉलिसी साइड पे बात करूंगा उनकी। तो ये कि अभी मईशत को सही करने आए हैं, उसी पे फोकस करें, बाकी उनकी लॉ मिनिस्ट्रियां करती रहेंगी जो कर रहे हैं, अगर हर काम में अड़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन आपने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान का जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, इट्स लाइक एन इंश्योरेंस। जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं जो हम इंटरनेशनली फ्लोट करते हैं, चाहे वो सुकूक हो दूसरे बॉन्ड्स हो, तो उनकी जब इंश्योरेंस को इन्वेस्टर लेने जाता है तो 100 रुपए का अगर बॉन्ड होगा तो 75 रुपए की उसको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी अपना 100 रुपए बचाने के लिए। तो अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान की इस वक्त मईशत इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की नजरों में कैसी है। चाहे ये भले कहें कि हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, पर हकीकत यही है कि हम किनारे पे खड़े हैं, बस एक धक्के की जरूरत है। और लग ये रहा है कि वजीर खजाना साहब जो उन्होंने बातें और वादे किए थे
पूरे नहीं कर पाएंगे। डार का डर देखते हैं कहाँ तक चलता है। खैर आगे बढ़ते हैं, अपने शो में बात करेंगे। फिलहाल कुछ एक मोटिवेशनल स्पीकर को हमने बुलाया। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा, हमें अपने शो में जिक्र किया था, एक रिपोर्ट दिखाई थी आपको, जिससे बच्चों ने भारी भरकम स्कूल बैग्स उठाए हुए, जिससे उनकी ग्रोथ पे, उनकी नशोनुमा पे फ़र्क पड़ा था, उनकी स्पाइनल कॉर्ड पे फ़र्क पड़ा था, उनके पॉस्चर ख़राब हो रहे थे। इसी तरीके से आज भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर है, उमैर जालियावाला साहब। तो उमैर जालियावाला साहब, पहले तो मैं आपको वेलकम कहूँगी अपने शो में। वेलकम टू दुनिया बोले एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। जालियावाला साहब, मैं ये पूछूंगी कि हमारे यहाँ एजुकेशन को किस तरह से बांट दिया गया है कि मिडिल क्लास के लिए एक अलग प्राइवेट स्कूल्स हैं, या एलीट क्लास के लिए पूरा कोर्स, एक कोर्स आउटलाइन स्कूल्स अलग हैं, और एक लोअर तबके के लिए जो है वो स्कूल्स बिल्कुल अलग हैं, या फिर हमने लोअर तबके के लिए नहीं है, लोअर तबके के लिए स्कूल्स नहीं है, स्कूल नो फ्री एजुकेशन इन दिस कंट्री। गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनके हालात हम देख रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ बेचारे वो लोग वहीं जा रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है जालियावाला साहब कि हम क्या लाद के बच्चों की मेमोरी के हिसाब से हम एग्जाम्स लेते हैं? अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो हम उनके एग्जाम लेने के तरीकों को क्यों नहीं फॉलो करते? हम क्यों बच्चों पे इतना वजन लाद देते हैं, उनके दिमाग पे इतना वजन लाद देते हैं कि जी आपने 9-10 का पेपर जो है वो शीट भरनी है तो रट्टा लगाने, रट्टू तोता बना दिया है हमने कि तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। जबकि इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में, हम उस चीज को क्यों नहीं फॉलो करते? कैम्ब्रिज से आईबी पे चले गए, हम मैट्रिक से ही नहीं निकल पाए। हम कैम्ब्रिज पे चले गए लेकिन सिर्फ कहने की हद तक। जालियावाला साहब, शऊर की कमी है। आप जानती हैं तालीम से हमारा लगाव रहा नहीं। हमारे में से बहुत कम के माँ बाप ने या दादा दादी ने, या दादी की बात करूं या वालदा की बात करूं या औरत की बात करूं, तो बहुत ही कम आवाज चली गई है। जालियावाला साहब प्लीज आप अपना माइक, कनेक्शन इशू आ रहा है हमें। लेकिन तलहा आप ये देखें कि यहाँ पे भी कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम चला दिया है, आईबी स्टैंडर्ड्स लेके आ गए हैं। सिंध हुकूमत ने 2013 में कानून पास किया था कि फ्री तालीम पाकिस्तानी का हक है, गरीब बच्चों को सरकारी स्कूलों में फ्री तालीम दी जाएगी। आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। 10,000 से जायद सिंध में असातिज़ा हैं जो ड्यूटीज पे नहीं आते हैं, गायब है। हजारों स्कूल हैं बंद पड़े हैं, पैसे बराबर जा रहे हैं। अजरा पेचो साहिबा खान वजीर सेहत है, लेकिन एजुकेशन में भी उनका बड़ा कंट्रोल रहता है। और जरदारी साहब की बहन भी है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा सेहत पे भी रहम खाएं, तालीम पर भी रहम खाएं। सिंध में आए रोज कभी उस्ताद एहतजाज कर रहे हैं, कभी पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं। कोई खुश नहीं है सिंध गवर्नमेंट से, लेकिन 15 साल से हुक्मरानी बेहतरीन जारी है और ऐड भी चल रही है, रोज ऐड भी चल रही है टीवी पे। सिंध की कारस्तानी, मैं हैरान हो जाता हूँ ऐड देख के यार। अच्छा चलो वोट देते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जालियावाला साहब हमारे साथ दोबारा से मौजूद है लाइन पे। जी जालियावाला साहब कंटिन्यू कीजिए। ये तो मैं कह रहा था कि हमने दो एक्सट्रीम निज़ाम बना दिए। एक दुनिया के बेहतरीन निज़ाम की अक्कासी करता है, गलत ना समझिएगा, पाकिस्तान में बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बहुत अच्छे, लेकिन वो सिर्फ प्राइवेट एक सर्टन सेगमेंट के लिए। और दूसरी तरफ एक ऐसा निज़ाम है जो कि दिहाइयों पहले दुनिया छोड़ चुकी है तालीम के एतबार से और उससे आगे बढ़ चुकी है। यानी जो आपने बात की कि सिर्फ याद करना और सिर्फ कुछ चीज़ें हल कर देने से डिग्रियां ना मिल जाएं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स बन सकें, बल्कि स्किल्स बन सकें, ताकि हमारे बच्चे जो है वो अपने आप को यूजफुली अपना करियर प्लान कर सकें कि मैंने इस ज़िंदगी में क्या मुमकिन बनाना है। इसको अब मुमकिन बनाने के लिए देखें, पाकिस्तान में जैसे आपने बात की ना MCQs, तो आप इशारा कर रही हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन, यानी मैंने पूरा छाप नहीं देना बल्कि मेरी समझ हो ताकि मैं स्पेसिफिक सवाल का जवाब दे सकूं। नंबर 2 बहुत अहम हो गया है आज के दौर में, बच्चों के पास एक्सेस है, यानी सारी चीज़ें उस्ताद को बताने की ज़रूरत नहीं है और स्कूल और किताबों को बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे खुद भी तो सीखना चाहते हैं, तो उस सलाहियत को निकालने की ज़रूरत है क्लासरूम्स के अंदर, और बच्चे वैसे ही वो करना भी चाहते हैं, तो आपको पता है कि वो जज्बे के साथ करते हैं। नंबर 3 उस्ताद जो है ना माजी वाला है, वो कहता है मैं बताऊंगा तो आप सुने, चॉक एंड इसको चेंज करना है। उस्ताद मल्टीमीडिया है, उस्ताद का काम क्लासरूम की एनर्जी भी है। अग्रीड जालियावाला साहब, लेकिन हम बाहर ममालिक में देखते हैं ये चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है। टीचर स्टूडेंट से सुनते हैं, पूछते हैं, कोई मिस्टेक होती तो वो कहते हैं कि जी बेटा, उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जी बेटा आपने बिल्कुल ठीक किया। हमारे यहाँ अगर स्टूडेंट टीचर से कुछ कह दे कि नहीं मिस ये इस तरह से नहीं इस तरह से, तो वहाँ पे एक अलग अग्रेशन सामने आ जाता है कि तुम मुझे बताओगे, तुम मुझे सिखाओगे, मैं टीचर हूँ कि तुम हो, जाओ क्लास से बाहर। तो ये क्यों अभी तक हमारे यहाँ चेंज नहीं हो सका? हम सिस्टम तो कैम्ब्रिज लेके आ गए हैं, IB सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ें कह रहे हैं, हम O लेवल्स फॉलो कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड हाई एजुकेशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम टीचर्स को क्यों चेंज नहीं कर पा रहे? स्टूडेंट्स पे क्यों अभी तक बोझ लादा जा रहा है? कैसे चेंज करें इस चीज़ को?
एक सेट ऑफ स्कूल्स जो टॉप का है, आप समझ लें कि वहाँ पे बिल्कुल स्टूडेंट्स को समझा जाता है, उनके साथ वक्त लगाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त का ये बहुत कम फीसद है। ज्यादातर स्कूल्स के अंदर जो है टीचर्स ये काम नहीं कर सकते, कभी कभी उनके पास वक्त भी नहीं होता। आप सोचें अगर सामने 200 बच्चा मौजूद हो और मैंने इस 40 मिनट के बाद अगले 40 मिनट फिर अगर मेरा दिन ऐसे बटा हुआ है तो मैं कैसे उस बच्चे को नोटिस करूं जो कि बोला ही नहीं मेरी क्लास में। उमर भाई लेट्स लुक एट इट एट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। हम ट्रेनिंग टीचिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सिंध में 10,000 टीचर नौकरी पे आता ही नहीं है, हज़ारों स्कूल बंद पड़े हैं। पहले नौकरी पे तो ले आओ, फिर बात करेंगे टीचिंग स्टैंडर्ड्स की। मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि या तो एजुकेशन है ही नहीं, ज़ीरो है, बच्चा स्कूल जा ही नहीं सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, गवर्नमेंट फ्री तालीम देती नहीं है। दूसरी तरफ स्टैंडर्ड ये है कि वो बच्चा जो बड़े बाप का बेटा है और माशाल्लाह बड़ी से बड़ी तालीम हासिल करता है, बड़ा पैसा खर्च करता है, लेकिन यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद पढ़ा लिखा जाहिल बन जाता है, उसकी हरकत और सकनात ऐसी होती हैं। तो एक तरफ वी हैव जीरो एजुकेशन, एक तरफ वी हैव पढ़े लिखे जाहिल। तो हमारे यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सोल्यूशन आखिर है क्या। कहते हैं डोंट कंफ्यूज स्कूलिंग विद एजुकेशन। सही कह रहे हैं। सही। पर कोई देखे ना, मैं चला गया बड़ी यूनिवर्सिटी में, मुझे डिग्री भी मिल गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं समझ गया, मुझे जो सिखाया जा रहा था मेरे अंदर वो किरदार आ गया। जो आपने दूसरी बात की वो भी इक्वली आपको ट्रू नजर आती है कि मेरे पास वसाइल नहीं थे, लेकिन मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में तालीम मुफ्त है, स्कूल लेवल तक 16 साल की उम्र तक रियासत ने जिम्मेदारी उठाई हुई है। सर 2013 में सिंध में कानून पास हुआ था मेहर भाई, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। सिंध में नहीं है एटलीस्ट, हाँ पंजाब में हो सकती है, वहां पे जरा एक्स्ट्रा स्पेशल सर्विस। पंजाब में है, सिंध में नहीं है। पंजाब में बहुत कुछ है जो सिंध में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आगाही की कमी है। लेकिन जो शायद जो बड़ा जो रुकावट है ना, जो ऐसे पेरेंट्स को रोकती है अपने बच्चों को स्कूलों में डालने से, उसकी वजह ये है कि उन्हें नजर नहीं आता कि हमारा बच्चा मैट्रिक करने के बाद या इंटर करने के बाद या एक ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो आप समझें कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मौजू है और रियासत को प्रायोरिटाइज करना चाहिए इसको। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ये मुल्क का इकोनॉमिक्स है। सर हम रोटी कपड़ा मकान से ही नहीं निकले हैं, तालीम सेहत की बात, सिक्योरिटी की बात क्या करें सर। फीफा वर्ल्ड कप को सिक्योरिटी दे सकते हैं अलबत्ता, देखें वो हम अच्छा कर लेते हैं काम, तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान वो ऑफर करता है, ऐसी पाकिस्तान को देखें रिकग्निशन मिलती है और रिसोर्सेज मिलते हैं। तो बिल्कुल हमें अपने आप को डिसकनेक्टेड नहीं समझना चाहिए। अगर हम दुनिया के किसी भी हवाले से काम आ रहे हैं और अगर वो हमें इंगेज करते हैं इतने सारे और मुल्कों को छोड़ के, तो ये तो अच्छी बात है पाकिस्तान। लेकिन जब हालात बुरे होते हैं तो जो चीज़ अच्छी भी हो रही होती है ना, हम उसे भी डिनाई कर देते हैं। जैसे मैंने कहा, तालीम में बहुत आपको अच्छी मिसालें मिलेंगी पाकिस्तान में। स्कूल सिस्टम याद रखें, सिर्फ नहीं बल्कि मिसाल के तौर पे कम्युनिटी लेवल स्कूल सिस्टम, जिस तरीके से फाउंडेशन है, जिस तरीके से रीड फाउंडेशन है, इन्होंने हजारों स्कूल्स बनाए हुए हैं उन बच्चों के लिए जो कि अदरवाइज स्कूल नहीं जाते और बेहतरीन तालीम ऑफर करते हैं डिग्निटी के साथ। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में मिसालें अच्छी दिखाता है, आप ये बात तस्लीम करेंगे कि सोसाइटी और ये कॉर्पोरेट्स हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो रियासत है, जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं। शिकवा तो छोड़ ही देना, तलहा वो तो करते ही नहीं ना, हम तो शिकवा कर करके भी थक गए हैं। तो जालीवाला साहब ये बताएं कि सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, जो अगर हमारे प्राइवेटाइज सेक्टर्स भी हैं जो स्कूल्स जा रहे हैं, उनको कैसे सही किया जाए। बहुत से गोल्ड मेडल ग्रेजुएट होते हैं जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जीरो होते हैं। एकेडमिक और इंडस्ट्री का गैप। देखिए जो रिसेंट बात हो रही है ना कि एक निज़ाम तालीम, मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ, एब्सोल्युटली। फंडामेंटल्स में एक निज़ाम तालीम होना चाहिए, लेकिन एक्शन में नहीं हो सकता। अलग अलग निज़ाम रहेंगे लेकिन उनका फंडामेंटल तो एक डिफाइन होना। मदरसे वाला, सरकारी स्कूल वाला और एलीट तरीन स्कूल वाला बेसिक पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के लिहाज से कहा तो ये अच्छा खुशाइन एफर्ट है, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ। नंबर 2 जो होने की ज़रूरत है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, बजाय इसके कि प्राइवेट सेक्टर को ब्लेम करें, जो कि हमेशा मैंने सुना है ये तालीमी माफिया है। यही तो वो लोग हैं जो क्वालिटी लेकर आए, जो कि जिद्दत लेकर आए। अब इनको करने के लिए पैसे भी तो मुमकिन बनाने थे, तो उनका निज़ाम तरीका ये था। ये सरकारी स्कूल नहीं थे लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अच्छा ले आए हैं। इनके पास मास्टर ट्रेनर्स मौजूद हैं और बहुत सारे इसमें से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स में पार्टिसिपेट भी करते रहे। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन बनाएं ताकि हम उस जो हमारी लॉर्ड टीचर्स की तैयार है वही बाकी टीचर्स को ट्रेन कर सकें। लेकिन एजुकेशन माफिया तो है ना जालियावाला साहब, और नहीं, आप जुल्म कर रही हैं उनको एजुकेशन माफिया बोल के। एजुकेशन माफिया नहीं है, वो एजुकेशन लाने वाले हैं, क्वालिटी एजुकेशन पाकिस्तान लाने वाले हैं, महंगी है इसलिए लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए बुराई करते हैं। उमर
आप माफिया को इस्तेमाल करें जिस तरह इंडिया में किया, आप उन पे कैद लगा दें 20%, 30% बच्चे उन्होंने ऐसे कोई नहीं है ना, नहीं लगाते हैं। आपको पता है ऑलरेडी 5% की कैद है, लेकिन देखें इंडिया ने भी इसको यूज किया क्योंकि हमारी सरकार पूरे मुल्क में तालीम नहीं मुमकिन बना सकती, हमें मुमकिन उसको पार्टनरशिप के थ्रू ही बनाना होगा। तो जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको बोलने कि ऐसा काम करना है, उस पर पॉलिसी बेहतर बनाएं। और मैं आपको ये बात बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है पाकिस्तान का, जिन लोगों ने ये बेड़ा उठाया हुआ है, उन्होंने सिर्फ कारोबार के लिए नहीं उठाया, कारोबार के लिए और भी बहुत मौके होंगे उनके पास, लेकिन कुछ ना कुछ उनका ज़रूर इस मुल्क के अंदर, इसके बच्चों के अंदर ईमान है, तो उसको इस्तेमाल करें। मेरा ये ईमान है कि अगर साथ मिलके हम काम करें तभी हम तालीम के मसले का हल निकाल सकते हैं। ये ईमान आप लाए कहाँ से उमैर भाई? मैं आपसे भी तो पूछना चाह रहा हूँ कि अपनी स्कूलिंग और एजुकेशन के बारे में बताइए, ये ईमान कहाँ से आया? जी, स्कूलिंग तो मेरी हैदराबाद की है। देखिए मैं भी हैदराबाद से पढ़ा हूँ सर, मैट्रिक वहीं से की मैंने। तो ये कहता हूँ मेरी वाइफ पब्लिक स्कूल की पढ़ी हुई है, मैं फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, दोनों बहुत करीब थे वैसे, जो कि बहुत हम्बल सेटिंग से आते हैं। तो बिल्कुल जो है देखें, फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा स्कूल था, फर्क पड़ता है कैसे उस्ताद थे, कैसा फर्क ये नहीं पड़ता कि आपके माँ बाप ने आपको ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया, फ़र्क ये पड़ता है कि उन्होंने आपकी तरबियत में कितनी इल्म और यूनिवर्सिटी की कदर घुसाई ताकि आप उसको वैसे ही हासिल करते। तो मैं बड़ा लकी रहा, मेरे वालिद बहुत तालीम की तरफ इंक्लाइंड थे, हालांकि मेरी कम्यूनिटी नहीं है, वीमेन कम्यूनिटी में कम लोग आपको पता है हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, बट उनका कन्विक्शन था तो उन्होंने ना सिर्फ हमें बल्कि बेशुमार और लोगों को, तो देखें हम में से जो तालीम को समझते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हमारे यहाँ जब लोग मजाक में उड़ा देते हैं, अच्छा क्या कर लेगा पढ़ के फला चीज, लड़की तालीम को हम बंद कर देते हैं, तो हमें जरूर उमैर भाई आप इससे बड़ा अलमिया क्या देखते हैं कि आपके मेडिकल में जो सबसे एक्सपेंसिव, सबसे मेहनत वाली तालीम है, जब MBBS करके डॉक्टर बनते हैं, जो खवातीन, जो लड़कियां बच्चियां MBBS क्लियर करती हैं, उसमें से 40% प्रैक्टिस नहीं करती हैं, हाउस वाइफ बनती हैं, उनके माँ बाप उनको MBBS इसलिए करवाते हो बेटी की शादी अच्छे घर में होगी, अच्छे रिश्ते आ जाए। इमेजिन हाइट ऑफ इडियोक्रेसी, आई वुड से। इस तरह माँ बाप पे भी ना डालने, उनके मियाँ भी ऐसे ही होते हैं। हाँ होते हैं, आई एग्री, सोसाइटी का प्रॉब्लम है, बिल्कुल। फैमिली भी तो ऐसे ही चूज करती है, जब लड़की देखने जाते हैं तो जी MBBS लड़की चाहिए, MBBS से बाकी बतवाना, घर पे खाना ही है, रोटियां ही बनवानी है, उससे प्रैक्टिस करने नहीं देनी, हॉस्पिटल जाने नहीं देना, चाहिए घर पे खुद ही दवाई दे देगी, तो ये हमारी सोसाइटी का भी तो इशू है ना। बड़ा ये जी, जो फंडामेंटल्स हमें सिखाए गए ना, मेरी कल भी किसी से गुफ्तगू हो रही थी, तो औरत का रोल 4 दीवारी, औरत बाहर निकली तो तबाही आ गई, इतने आइडियाज हमें सिखाए गए हैं माजरत के साथ कि हमारा माशरा कन्विंस्ड है कि अगर औरत बाहर निकलेगी तो अगर उसके खुद के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है तो माहौल उसको, उसके इर्द गिर्द के लोग, तो ये जो इनसिक्योरिटी है, और दूसरा ये कि हमारे माँ बाप जिंदगियां लगाते हैं बच्चों को बड़ा करने पे, तो फिर तवक्को रखते हैं कि बाकी जिंदगी बच्चे उनका, और ना सिर्फ बच्चे बल्कि उनके आने वाली बेगमात भी उनका ख्याल रखेंगे। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उमैर जालियावाला साहब, मोटिवेशनल स्पीकर थे। खैर तलहा, हमारे सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को वाकई थोड़ा बदलने की ज़रूरत है और मिलके ही काम करना पड़े, जब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक इसको थोड़ा सा तब्दील नहीं किया जाए। ब्रेक लेना, हमारे कान में चीख रहे हो, ले लें ब्रेक, ले लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जिक्र करते हैं हमारे सेगमेंट बॉल प्रेडिक्शंस का, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट अजीम जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे हैं? ठीक ठाक। अजीम भाई ये बताएं क्या चल रहा है आजकल? खान साहब की लॉन्ग मार्च जो है वो सुस्ती का शिकार हुई है, और इसके अलावा काफ़ी अहम तैनाती भी सुनने में आ रही है। सामने आपके कार्ड सितारों के हवाले से क्या चीज़ें आ रही हैं? क्या हम सही सिमत में जा रहे हैं सियासी तौर पे, या भी और भी अप एंड डाउन देखना बाकी हैं? बिल्कुल भी सही सिमत में नहीं जा रहे, बहुत गड़बड़ वाली सिमत में जा रहे हैं हम। अल्लाह अकबर, क्या ना? हाँ, तो अभी तो देखे ना बैड लक क्या चल रही है कि पहले सूरज ग्रहण लगा, तो 15 दिन बाद साथ ही उसके लग गया चांद ग्रहण। सही। तो अभी हम सब जो है ना ग्रहणों के असर में गुजर रहे हैं 27 दिसंबर तक, तो ये दोनों के असरात हैं। फिर 17 मार्च तक, 27 से लेके 17 तक फिर सिर्फ हम लूनर एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण के असरात से गुजरेंगे। अभी हम डबल इम्पैक्ट से गुजर रहे हैं। ओहो। तो इसमें अच्छा
जो भी फैसले किए जाते हैं वो जल्दबाजी से, घबराहट के शिकार में, ठीक है ना, आप एक सोच समझ के फैसले नहीं किए जाए। ऊपर से जुपिटर उल्टा है, तो जुपिटर तो चले ठीक होने वाला है 24 तारीख को, आज 16 हो गई है, तो फिर कुछ बेहतरी आएगी, मगर ऐसी बेहतरी नहीं आएगी जिससे हम कहें कि हाँ हाँ सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। खान साहब का जहाँ तक आपका सुस्त रवि का शिकार है कि जाहिर है, देखें अभी उनका अपनी पोजीशन, जब एक इंसान 2 एक्लिप्स से गुजर रहा हो तो वो बहुत अनसर्टेनिटी सी खोरी होती है। खुद भी एक ऐसे स्टेज पे आके फंस जाता है आदमी के, वो सोचता है मैं क्या करूं, ये करता हूं तो एक तरफ कुआं, तो उस पोजीशन, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं। अच्छा, जो दूसरी वाली पार्टी है अपोजिशन वाले, वो भी यही कह रहे हैं कि एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो आवाम ना आ जाए। तो बड़ी अभी खिचड़ी सी बनी हुई है। मैं यही रोज देख रहा होता हूँ कि ये जो है मामला ना एक तरफ सही सलीके से बैठते नजर नहीं आ रहे फिलहाल। मियां साहब की वापसी होती हुई नजर आ रही है आपको 2023 में? अभी तो नहीं होती नजर आ रही, क्योंकि अभी प्लानिटरी पोजीशन उनकी भी, ये याद रखिएगा, आप ये ना समझिए सिर्फ इमरान खान साहब की पोजीशन इस वक्त वीक है, उनके जो अपोजिशन वाले हैं उनकी भी उतनी ही वीक चल रही है। तो मेरा नहीं ख्याल के मतलब मेरा तो यही है कि अभी मेरे हिसाब से अभी नहीं आएंगे, एटलीस्ट इस साल तो, मुझे इस साल तो पाकिस्तान आते नजर नहीं आ रहे। सही, मियां साहब को सर वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सही, मुल्क का मुस्तकबिल, मईशत, महंगाई, गुर्बत, अच्छी खबर सुना दें जाफरी साहब, सारी आप बुरी खबरें सुना रहे हैं। हाँ, वो देखें, वो तो अभी मजीद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सख्तियां आएंगी, कुछ नए टैक्सेस लगेंगे, थोड़ा सा पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती नजर आ रही है, तो उस पर तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई फौरी तौर पे कोई काबू पा लिया जाएगा, बल्कि उल्टा थोड़ा सा एक टेंशन सी नजर आ रही है कि फजूल के टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाए, बैठे बैठाए पेट्रोल की कीमत से कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए अवाम में, तो उस एंड से भी मुझे कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। अल्लाह रहम करे, यानी कि आवाम का खून मजीद निचोड़ा जाएगा। अभी जाफरी साहब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस हफ्ते की तरफ चलते हैं कि तमाम ज़ोडिक साइंस के बारे में बताएं कि ये हफ्ता सितारों के लिए कैसा रहेगा। देखें, सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करेंगे एरीज वालों से। तो एरीज वालों का जो है अभी पोजीशन उनकी सेकंड हाउस में मार्स है, खर्चे पे खर्चा, तारीख पे तारीख वाला चल रहा है। तो वो अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उनमें कोई रिलीफ उनको मिलेगा, क्योंकि अपना सितारा भी सितारों का उनका उल्टा चल रहा है, कुछ पोजीशन ऐसी है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि 24 ऑनवर्ड्स थोड़े से अगर कोई कानूनी मसाइल फेस कर रहा है तो उसको उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। उसके बाद बारी है टॉरस वालों का, थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। अच्छे से मुराद ये भी कह लें कि 6th हाउस से निकले हैं, मतलब एक वो टेंशन, ये वो मसले मसाइल हर तरह के, उससे निकल के थोड़ा सा रिलीफ उनको मिलना शुरू हुआ है, मगर सच ऐसा नहीं कि बहुत ही कोई आप ये समझें कि वो इनके बहुत काम हो जाएंगे और जाएंगे, थोड़ा बहुत पहले से निस्बत काफी बेहतरी आ जाएगी। जेमिनाई वालों का अपना 6th हाउस में चला, सबसे पहले तो जेमिनाई वाले अपने स्टमक का ख्याल करें, हेल्थ का ख्याल करें, ठीक है, बाकी बातें नेक्स्ट वीक बताएंगे, मगर अभी सबसे ज्यादा जो जेमिनाई वालों को अपनी हेल्थ का केयर। उसके बाद बारी है कैंसर वालों का। हाँ, 2 दिन से अच्छा चल रहा है, उनके जुपिटर भी ठीक है, उनके मार्स भी मच बेटर देन अदर्स, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। उसके बाद बारी है लियो वालों की। लियो वालों का अब चेंज हुआ है, थोड़ा सा कुछ उनको सुकून मिला है, कुछ एक गलत स्टेप उनसे हो गया था, वो अब उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, अब बेहतरी आएगी घर में, मकान में, गाड़ी में, कन्वेंस में, जो भी आप पढ़ाई है आपके, जो भी आपके लेवल पे बात चल रही है, उसमें बेटरमेंट आना शुरू हो जाएगी। विर्गो वालों को अब बेहतर आएगा, वो किसी चीज का इंतजार कर, कोई लेटर का, कोई ईमेल का, किसी का जिससे उनका कोई रुका हुआ काम होना था, वो अब बहुत जल्द होता नजर आ रहा है। लिब्रा वालों के, इनके पास फाइनेंशियली गेन्स हो सकती हैं, जरा बीपी और सेहत का जरा सितारा पिछले महीने खराब था, ठीक हो सकता है। उसके बाद बारी है स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो का बहुत डेंजरस में गुजर रहा है, खराब उसमें से गुजर रहा है, पोजीशन में से अपना सितारा बहुत वीक चल रहा है, आगे भी वीक नजर आ रहा है। इनको बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, हर मंगल को लाजमी घर से मुर्गी की या कलेजी का कोई सदका दे के निकले। उसके बाद बारी सेक्रेटरीज वालों की, नजदीक है, 24 तारीख आने वाली है, इनका बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है मुझे।
उसके बाद बारी कैप्रिकॉर्न की, वो 24 नवंबर अक्टूबर से ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं। जो उल्टी चाल में थे वो सीधे हो गए। अब उनके मामला आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली उनकी इम्प्रूवमेंट नजर आएगी उनको लाइफ में अपनी। उसके बाद बारी एक्वेरियस वालों का भी सेम है, मगर उनका थोड़ा सा आप कह लें कि अभी से बता रहा हूँ कि जनवरी से थोड़ा सा उनको इमोशनली डिस्टर्बेंस आएगी। मतलब किसी ने दिल दुखा दिया, किसी ने दिल तोड़ दिया, कुछ इस तरह का नहीं होता, अम्मी ने ये कह दिया, पापा ने ये कह दिया, वो वाली जो बातें होती हैं वो वाली नजर आएंगी। मगर अभी थोड़ा सा बेहतर है। उसके बाद लास्ट में पाइसेस वालों की है, वो वैसे ही मैंने कहा 24 तारीख को ठीक हो रहा है। तो जब 24 को ठीक होगा तो जो उल्टे काम है वो सीधे होना शुरू हो जाएंगे, जो जो रुकावटें वो ठीक होंगी। अभी फिलहाल उनका कहीं ट्रैवल बन सकता है, उनको कहीं से फाइनेंशियली सपोर्ट आ सकती है इस वीक में। सही, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी मुझे भी चांस देना खेलने का। ये बताइए जाफरी साहब, ये मुर्गी और कलेजी का सदका क्यों, बाजरे का या किसी और चीज का क्यों नहीं? वाई मुर्गी एंड कलेजी? अब बहुत अच्छा सवाल है। मंगल का दिन जो होता है वो गोश्त से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। मरीख सितारा जो है वो गोश्त का है, मरीख मतलब ना, और रेड कलर का है। तो मीट हो गया, बीफ हो गया। मुर्गी क्यों कहता हूँ कि अमूमन मंगल के दिन दुकानें बंद होती हैं, गाय बकरों की ज़बाह की दुकानें जो गोश्त की, तो चिकन की जरूर खुली होती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ अच्छा फिर चिकन भी आप पूरी चिकन में न जाए, उतने से एक छोटी सी उसकी कलेजी में चले जाएं। मेरे वो सदके बताता हूँ जो बहुत सहल, बहुत ईजी हो और बहुत अफोर्डेबल हो, इकोनॉमिकल। जी बिल्कुल सही। अच्छा जाफर साहब, आखिरी सवाल करना चाहूँगी आपसे, जल्दी से बताइए कि 2023 में क्या हम तब्दीलियाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तब्दीलियों का साल होगा हुकूमत के हवाले से या बहरानों का साल होगा? नहीं, काफी बेहतर साल होगा, काफी बेहतरी होगी। मगर एक चीज मैं बता दूं, अब जो ओवरऑल बता रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी एजेड किस्म के हुक्मरान है ना, वो अब अपनी लाइफ और सेहत के पे बस फोकस करें। अभी भूल जाए थोड़े दिन को सियासत व्यासत। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया से जो मैं देख रहा हूँ ना, जी बहुत वीक हो रहे हैं। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो रही है आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। इट वाज ऑलवेज एन ऑनर टू टॉक टू यू। इसी के साथ शो का वक्त तमाम होता है। उम्मीद करता हूं कुछ पसंद आया। सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक, कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तलहा और वर्दा को इजाजत दीजिए। अंटिल टुमारो, अल्लाह। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च जबरदस्त सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।